नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक ऐसा ग्रंथ है जो जो करोड़ों लोगों की दिनचर्या का, उनकी चेतना का एक अटूट हिस्सा है, हनुमान चालीसा। लोग इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, है ना? ये एक, आप कह सकते हैं, एक सांस्कृतिक अनुभव बन चुका है। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं, उनमें से एक तो इसे ध्वनि आधारित विरासत कहता है। मतलब एक ऐसी विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक खास लय और ध्वनि से आगे बढ़ती है। और यही यही आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है। क्या हनुमान चालीसा केवल आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है? आज का हमारा मिशन हमारे सामने रखे इन विभिन्न स्रोतों से, मतलब कुछ न्यूरोसाइंस के पेपर्स हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हैं, इनसे उन 4 सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करना है जो हनुमान चालीसा में छिपे हो सकते हैं। और ये समझना है कि इनका हमारे मन, हमारे शरीर और हमारी सफलता पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रहस्य वो जुड़ा है हमारे मस्तिष्क से। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अक्सर लगता है कि हम केवल कुछ शब्द दोहरा रहे हैं, लेकिन एक स्रोत बताता है कि यह प्रक्रिया कहीं ज्यादा गहरी है। हम असल में अपने मस्तिष्क को एक विशेष लय, एक फ्रीक्वेंसी पर सेट कर रहे होते हैं। हाँ, और यहाँ पर जो बात आकर्षक है वो ये है कि इसका आधार न्यूरोसाइंस में मिलता है। देखिए, विज्ञान ये कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी मंत्र का या पाठ का लयबद्ध तरीके से उच्चारण करता है तो उसके मस्तिष्क में अल्फा तरंगे यानी अल्फा वेव्स वो सक्रिय हो जाती हैं। अच्छा। पर दिलचस्प बात यह है कि एक शोध पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये कोई लय नहीं है। हनुमान चालीसा की जो चौपाई छंद है ना, उसकी एक विशिष्ट मीटर संरचना है और कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका पाठ 8 से 12 हर्ट्ज की आवृत्ति को प्रोत्साहित करता है, जो सीधे अल्फा तरंगों के दायरे में आती है। अल्फा तरंगे, ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा दिमाग 8 से 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है? इसे ऐसे समझिए, हमारे मस्तिष्क में ना अलग अलग तरह की तरंगे होती हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को दिखाती हैं। जब हम तनाव में होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तब हमारा मस्तिष्क बीटा तरंगों की स्थिति में होता है, जो बहुत तेज होती होंगी। बहुत तेज, मतलब 13 हर्ट्ज से ऊपर। वहीं अल्फा तरंगे वो शांत स्थिर अवस्था है, जिसे जागरूक शांति या वेकफुल रेस्ट कहा जाता है। इसमें आप सो नहीं रहे होते, बल्कि पूरी तरह से सचेत हैं, शांत हैं और केंद्रित हैं। और यही वो अवस्था है जिसमें हमारे मस्तिष्क का निर्णय लेने वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे बेहतर काम करता है। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो ये कोई जादू नहीं है, ये एक तरह का बायोमैकेनिकल प्रोसेस है। चालीसा का पाठ मस्तिष्क को उस तनावपूर्ण बीटा स्टेट से निकालकर शांत अल्फा स्टेट में लाने का एक अभ्यास है। बिल्कुल, आप इसे एक तरह का ब्रेन वेव एंटरटेनमेंट भी कह सकती हैं, जहां बाहरी लय के साथ मस्तिष्क की आंतरिक लय वो तालमेल बिठा लेती है। श्रुत में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है, मन जितना स्थिर होगा, निर्णय उतने ही सही होंगे। सही बात है। जब मन अल्फा स्टेट में होता है तो हम भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि साफ सोच और विवेक के साथ निर्णय लेते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए तो हनुमान जी का चरित्र खुद एक बेहतरीन उदाहरण है। चाहे सीता जी की खोज हो या संजीवनी बूटी लाने का प्रसंग, हर मुश्किल में उनका मन अटिग और बुद्धि अटल रही। शायद चालीसा का पाठ करने वाला व्यक्ति वो अनजाने में ही अपने मस्तिष्क को उसी अडिग मन अटल बुद्धि वाली स्थिति के लिए ट्रेन कर रहा होता है। एक मानसिक जिम जाने जैसा है। हाँ, एक मानसिक जिम। तो ये तो हुई दिमाग के हार्डवेयर की बात, लेकिन मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि इस मानसिक स्थिति का असर हमारे शरीर पर भी तो पड़ता होगा, क्योंकि पाठ करते समय हम एक बहुत ही शारीरिक क्रिया भी कर रहे होते हैं, सांस लेना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमारा दूसरा रहस्य इसी प्रक्रिया से जुड़ा है। स्रोत बताते हैं कि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम अनजाने में ही नियंत्रित श्वसन, मतलब कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, उसका अभ्यास कर रहे होते हैं। अच्छा। जब हम किसी पाठ को एक निश्चित लय और गति से पढ़ते हैं ना, तो हमारी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया अपने आप नियमित हो जाती है। हम गहरी सांस लेते हैं और शब्दों के उच्चारण के साथ धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। लेकिन क्या ये प्रभाव सिर्फ हनुमान चालीसा के लिए ही है, या कोई भी धार्मिक पाठ जिसे इसी लय में पढ़ा जाए वो यही परिणाम देगा? स्रोतों में इस पर कुछ कहा गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में
जर्नल ऑफ साइकोसोमैटिक मेडिसिन के एक अध्ययन का सार बताता है कि किसी भी तरह का लयबद्ध पाठ जिसमें धीमी और नियंत्रित सांस शामिल हो वो हृदय गति परिवर्तनशीलता को बेहतर बनाता है। लेकिन हनुमान चालीसा के मामले में इसकी लंबाई और छंद की जो निरंतरता है वो इसे एक आदर्श श्वसन व्यायाम बना देती है जो लगभग 5 से 7 मिनट तक चलता है। और यही वो समय है जो आजकल के कई ब्रीदिंग एप्स भी सुझाते हैं। अरे वाह, ये तो वही बात हुई जो आधुनिक माइंडफुलनेस एप्स करने की कोशिश कर रहे हैं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करके हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करना। मतलब ये तकनीक सदियों से मौजूद है, बस पैकेजिंग अलग है। आप इसे ऐसा ही समझ सकती हैं। नियंत्रित श्वसन सीधे तौर पर हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है जो शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, और इसका असर तुरंत दिखता है। हृदय गति संतुलित होती है, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है और रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। कई योग विशेषज्ञ तो इसे एक तरह का प्राणायाम भी मानते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, वे मानते हैं कि इसका सस्वर पाठ अपने आप में एक प्रकार का प्राणायाम ही है। और ये बात हनुमान जी के स्वरूप से कितनी खूबसूरती से जुड़ती है। उन्हें बल, ऊर्जा और प्राण शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो जब कोई व्यक्ति चालीसा के माध्यम से अपनी सांसों को, अपनी प्राण ऊर्जा को साधता है तो वो प्रतीकात्मक रूप से उसी ऊर्जा के स्रोत से जुड़ रहा होता है, जिसका असर बहुत गहरा होता है। ठीक है, तो हमने मस्तिष्क की तरंगों और शरीर की सांसों पर बात कर ली। अब हम मन के सॉफ्टवेयर पर आते हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी मानसिक चुनौती शायद डर है। असफलता का डर, भविष्य का डर, लोगों की राय का डर। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में चालीसा के खास पंक्ति पर ध्यान देना जरूरी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ से आगे जाकर इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझें तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक पंक्ति नहीं रह जाती, ये साइकोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। साइकोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग, ये कैसे काम करता है? मतलब क्या ये सिर्फ खुद को दिलासा देना है? जावों पर काम करता है। वो सच और कल्पना में भेद नहीं कर पाता। जब कोई व्यक्ति रोज इन शब्दों को सुनता है या दोहराता है तो वो अपने अवचेतन मन को एक बहुत शक्तिशाली संदेश दे रहा होता है। तो यहाँ भूत पिशाच का मतलब हमारे अंदर के डर है, हमारी चिंताएं। हाँ बिल्कुल, हमारे आंतरिक डर, हमारी चिंताएं, हमारे नकारात्मक विचार, हमारी असुरक्षाएं, ये सब उसके प्रतीक हैं। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ तो ये सिर्फ आस्था नहीं है, ये एक तरह का मानसिक प्रशिक्षण है। हाँ, हम अनजाने में अपने मन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस तकनीक की तुलना आधुनिक एफर्मेशन से की जा सकती है, जिसका उपयोग आज सेना में एथलीट्स को मानसिक रूप से तैयार करने में और यहाँ तक कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी किया जाता है। सिद्धांत वही है, सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना। तो इस नजरिए से हनुमान चालीसा एक प्राचीन एफर्मेशन सिस्टम की तरह है। बिल्कुल, जो सदियों से लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब हम बार बार ये दोहराते हैं कि ये नकारात्मक शक्तियां हमारे पास नहीं आ सकती, तो हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे इस बात को सच मानने लगता है। ये डर को अस्वीकार करना सीख जाता है और मन में एक मानसिक ढाल बना देता है। ये वाकई आकर्षक है ना? ठीक है, तो हमने मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और डर पर काबू पाने की बात की। ये सभी सफलता के लिए जरूरी चीजें लगती हैं। अब हम अपनी चर्चा के चौथे और आखिरी रहस्य पर आते हैं, जिसका संबंध सीधे सीधे सफलता और उपलब्धि से है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या स्रोत इस अभ्यास को उपलब्धि की न्यूरोकेमिस्ट्री से भी जोड़ते हैं? हाँ, और ये हमारी चर्चा को एक बहुत ही आधुनिक मोड़ देता है। इसके पीछे एक गहरा न्यूरोकेमिकल कारण है जो हमारे मस्तिष्क के एक रसायन डोपामाइन से जुड़ा है। डोपामाइन को अक्सर प्लेजर मॉलिक्यूल समझा जाता है, पर यह असल में मोटिवेशन मॉलिक्यूल है। ये हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन डोपामाइन का ज्यादा होना तो अच्छा होना चाहिए ना? ज्यादा प्रेरणा। यहीं पर एक बारीकी है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया से, जंक फूड से हमें डोपामाइन के छोटे छोटे स्पाइक्स मिलते हैं, उछाल मिलते हैं। इससे हमारा डोपामाइन सिस्टम असंतुलित हो जाता है। हम अधीर बन जाते हैं, जल्दबाज बन जाते हैं।
एक किताब बताती है कि सच्ची सफलता के लिए स्पाइक्स नहीं, बल्कि एक स्थिर और संतुलित बेसलाइन डोपामाइन स्तर जरूरी है, जो हमें लंबे समय तक बिना भटके किसी लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ या श्रवण इस डोपामाइन संतुलन में कैसे मदद करता है? सुबह या रात को जब माहौल शांत होता है, उस समय इसका पाठ या श्रवण एक तरह की मानसिक रीसेट प्रक्रिया की तरह काम करता है। इसकी लय और शांत करने वाली प्रकृति हमारे मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को बाहरी उत्तेजनाओं से हटाकर आंतरिक स्थिरता पर ले आती है। ये डोपामाइन के उतार चढ़ाव को कम करके उसे एक स्वस्थ बेसलाइन पर लाने में मदद करता है। और इस संतुलन का परिणाम ये होता है कि हमारी जल्दबाजी में कमी आती है, हमारे निर्णयों में स्पष्टता आती है और हमारा अपने लक्ष्य पर फोकस बेहतर होता है। इसे समझने के लिए हनुमान जी का लंका में प्रवेश करने का निर्णय दिमाग में आता है। बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम था, लेकिन उनका मन पूरी तरह से स्थिर और अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। ये एक आदर्श उदाहरण है। वही मानसिक स्थिरता, वही स्पष्टता जो एक संतुलित डोपामाइन सिस्टम से आती है, वो ही उन्हें उस असंभव से लगने वाले काम में सफलता दिलाती है। और यही मानसिक स्थिरता आज के दौर में भी सफलता की असली कुंजी है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने हनुमान चालीसा से जुड़े 4 प्रमुख वैज्ञानिक पहलुओं को समझा। पहला, अल्फा तरंगों के माध्यम से एक शांत और केंद्रित मानसिक स्थिति पाना। दूसरा, नियंत्रित श्वसन के जरिए शारीरिक तंत्र को संतुलित करना। तीसरा, एफर्मेशंस के जरिए डर और नकारात्मकता पर काबू पाना। और चौथा, डोपामाइन को संतुलित करके सफलता के लिए जरूरी मानसिक स्थिरता और फोकस हासिल करना। बिल्कुल। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, ये कोई जादू नहीं है। ये एक अनुशासन है, एक मानसिक अभ्यास है, एक ऊर्जा साधना है। इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे नियमित रूप से किया जाए। स्रोतों में एक 7 दिन के अभ्यास का भी जिक्र किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इसे सिर्फ 7 दिन नियम से सुने या पढ़े, तो वो अपने अंदर एक स्पष्ट फर्क महसूस कर सकता है। ये शायद खुद अनुभव करने की बात है, एक व्यक्तिगत प्रयोग की तरह। निश्चित रूप से। और आज की इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जैसे आज हमने हनुमान चालीसा में छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश की, क्या हमारे आसपास और भी ऐसी प्राचीन प्रथाएं या ग्रंथ हो सकते हैं जिनमें आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत छिपे हों और बस हमारे द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हों?